नमस्कार। मेरे YouTube चैनल इकोज ऑफ हिस्ट्री पर आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। 8 जुलाई 1910 के दिन वीर सावरकर ने फ्रांस के मार्सेलिस पोर्ट में मोरिया स्टीमर से समुद्र में छलांग लगाई थी। लेकिन उस दिन और क्या क्या हुआ था, आइए विस्तार से जानते हैं। और उस छलांग के कारण क्या क्या अंतरराष्ट्रीय घटनाएं घटी थी, ये भी जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 8 जून 1909 से। 8 जून 1909 को बाबाराव सावरकर यानी स्वातंत्र्यवीर सावरकर के बड़े भाई को काला पानी की सजा हुई थी। 1 जुलाई के दिन मदनलाल धींगरा 1 जुलाई यानी 1 जुलाई 1909 के दिन मदनलाल धींगरा ने करजन वायली की हत्या की थी। और उसी साल दिसंबर महीने में 29 दिसंबर 1909 के दिन अनंत कान्हेरे ने नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या की थी। और उसकी तलाशी के दौरान सावरकर के कुछ पत्र और उन्होंने लंदन से भारत में भेजी हुई ब्राउनिंग पिस्टल भी मिल गए थे। ऐसे 20 पिस्टल सावरकर ने भारत में भेजे हुए थे। उनके अरेस्ट के वारंट भारत से लंदन भेज दिए गए। विक्टोरिया स्टेशन पर 13 मार्च 1910 को सावरकर जी को हिरासत में ले लिया गया। अगली कानूनी कार्रवाई के लिए उन्हें भारत में भेजने का निर्णय हो गया। अरेस्ट से पहले सावरकर फ्रांस के क्रांतिकारी और सामाजिक कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहे थे। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हस्तांतरण का विवाद था और सावरकर अंतर्राष्ट्रीय कानून के जानकार होने के कारण इसका महत्व जानते थे। वैसे ब्रिटिश भी इस कैदी के महत्व को अच्छे से जानते थे, इसीलिए सावरकर के लंदन से रवाना होने से पहले ही फ्रांस के दूतावास को कैदी ट्रांसपोर्ट की पूरी जानकारी दी गई थी। सावरकर को 1 जुलाई 1910 के दिन मोरिया नाम के स्टीमर पर लाया गया। उनको मुंबई तक लेकर जाने की जिम्मेदारी एडवर्ड जॉन पार्कर नाम के गुप्तचर अधिकारी को दी गई थी। मार्सेलिस में सावरकर भागने का प्रयास कर सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखकर लंदन के पुलिस आयुक्त ने पेरिस पुलिस आयुक्त को इसके बारे में सतर्कता रखने का निर्देश दिया था और वैसी प्रतिबंधात्मक रचना भी की गई थी। मोरिया 5 जुलाई के दिन जिब्राल्टर में रुकी और मार्सेलिस में 7 जुलाई को सुबह 11 बजे दाखिल हुई। उसी दिन ऑरी लब्ले नाम का फ्रेंच अधिकारी पार्कर से आके मिल गया था। लंदन से आए हुए निर्देश पत्र लब्ले ने पार्कर को दिखाया। साथ ही पार्कर ने लब्ले को मुंबई से आए जिला पुलिस उप अधीक्षक चार्ल्स जॉन पावर की मुलाकात कराई। लब्ले ने सावरकर को भी देखा। किनारे पर तैनात अन्य फ्रेंच पुलिस अधिकारी और पार्कर की भी मुलाकात उस दिन हुई थी। पार्कर और पावर बिल्कुल सतर्क रहते थे। सावरकर को ऐसे कमरे में रखा गया था, उसमें एक भी खिड़की नहीं थी। 23 घंटे पार्कर और पावर दोनों भी सावरकर के साथ ही रहते थे। सावरकर को उनके बीच ही खाना खाना पड़ता था। सुबह 7 बजे उनका कुक सावरकर और पार्कर आदि लोगों को उठाता था। पार्कर और पावर पहले अपने सारे काम पूरे होने के बाद ही सावरकर को अपने काम करने देते थे। सुबह का यह 1 घंटा ही पार्कर और पावर सावरकर के साथ नहीं होते थे। उस समय अमर सिंह परदेशी और मोहम्मद सिद्दीकी जो हेड कांस्टेबल था, भारत से आए हुए थे दोनों भी, वो सावरकर के साथ रहते थे। सावरकर को किसी से भी बात करने की इजाज़त नहीं थी। सुबह प्रातःविधि को टॉयलेट का दरवाज़ा अंदर से बंद करने की भी इजाज़त नहीं थी। एक सिपाही बाहर और दूसरा दरवाजे के झरोके से अंदर की तरफ पोर्ट होल पर नज़र रखे हुए रहता था। 8 जुलाई के दिन सावरकर सुबह 6:15 के दौरान उठे। पार्कर और पावर दोनों भी ये देखकर जाग गए थे। सावरकर ने टॉयलेट जाने की अनुमति मांगी। पार्कर अमर सिंह और सिद्दीकी को बुलाने के लिए गया और पावर फिर से सो गया।
पारकर, सावरकर, सिद्दीकी और अमर सिंह शौचालय की तरफ गए। सावरकर ने पारकर को अपनी कुछ चीजें मांगी, वो लाने के लिए पारकर वहां चला गया। उसके जाते ही सावरकर ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और अपने नाइट गाउन को निकालकर झरोके को ढक दिया। इससे अमर सिंह अंदर क्या चल रहा है ये देख नहीं सका। बिना समय गवाए सावरकर ने पोर्ट होल की खिड़की को ओपन किया और शरीर का आकुंचन करके वो बाहर निकलने का प्रयास शुरू किया। इसमें उनकी छाती और पेट पर कुछ जख्म भी हुए। उन्होंने छलांग लगाई और लगभग 8 से 10 मिनट में वो किनारे तक पहुंच गए। उसी दरमियान गाउन से नज़ारा ब्लॉक होने के कारण अमर सिंह ने उनको आवाज़ देना शुरू किया। कुछ समय होने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आया तो उन्होंने दरवाजे की खिड़की की कांच तोड़ दी और ठीक उसी क्षण सावरकर छलांग लगा ही रहे थे और अमर सिंह ने उन्हें देख लिया। वो सुन्न हो गया था। 9 फुट ऊंचा तट को चढ़ने के बाद सावरकर ने VVS अय्यर और मैडम कामा को देखना शुरू किया, लेकिन वो समय पर नहीं पहुंच सके थे तो सावरकर ने किनारे पर दौड़ना शुरू किया। ट्राम में चढ़ने का विचार उन्होंने किया था, लेकिन उस पर वो साशंक थे, इसलिए पास में ही जो फ्रेंच मजदूर थे उनसे उन्होंने पुलिस के बारे में पूछा। लेकिन ये बात करते समय ही उनको कुछ ही दूरी पर फ्रेंच पुलिस भी दिखाई पड़े। सावरकर ने उन्हें अपने को अरेस्ट करने की बात की, लेकिन उन्हें वो समझ में नहीं आई। परदेसी और सिद्दीकी भी वहां पे आ ही रहे थे। वहां से सावरकर फिर से भाग गए और लगभग 400 मीटर तक दौड़े। इसका कारण फ्रेंच अधिकारी ब्रिगेडियर पेस्की के निवेदन में है। उसने कहा था कि उसने सावरकर को पकड़ा था, बाद में परदेसी और सिद्दीकी ने पकड़ा, लेकिन सावरकर के निवेदन में लिखा है कि परदेसी और सिद्दीकी ने उनको पकड़ा। लेकिन परदेसी पर ब्रिटिशों का संशय था कि शायद यह सावरकर समर्थक और अभिनव भारत का भी सदस्य हो सकता है, इसीलिए पेस्की का निवेदन ही ग्राह्य हुआ। सावरकर फिर से मोरिया पर लाए गए। आगे एडन में उन्हें SS साष्टी पर ट्रांसफर किया गया। इस घटना की नोंद ब्रिटिश, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन और रशियन वृत्तपत्रों ने ली है। यहाँ तक कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के डेली वृत्तपत्र में भी इसकी चर्चा हुई थी। सावरकर को फ्रांस की भूमि पर ब्रिटिश पुलिस फ्रेंच पुलिस के हाथ से लेकर गए, इसकी चर्चा दुनिया में चली। फ्रांस सरकार ने इस पर ब्रिटिश सरकार से नाराज़गी भी व्यक्त की। इंग्लैंड की इससे काफ़ी आलोचना होगी, यह सावरकर ने सोचा था और वैसा ही हुआ। भारत मंत्री लॉर्ड मोरले ने मुंबई के गवर्नर को तार के द्वारा ये अरेस्ट ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक परेशानी वाला मुद्दा आगे जाके बन सकता है, ऐसा बताया था। इस घटना से इंग्लैंड और फ्रांस दोनों देशों की दुनिया में बहुत ही अप्रतिष्ठा हुई। ये मामला हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक पहुंचा। इंग्लैंड के पत्रकार और सावरकर के सहकारी गाय आल्ड्रेड ने ये प्रकरण को ताज़ा रखा और फ्रांस पर भी इसका बहुत दबाव था। फ्रांस में भी कार्ल मार्क्स के पोते जीन लॉन्गवे ने अपने लू मानिते नाम के अपने वृत्तपत्र में इस प्रकरण को जोरदार तरीके से उठाया था और यह सब संदर्भ अभी savarkar.org पर भी उपलब्ध है। PDF है, आप डाउनलोड करके ये पढ़ सकते हैं। अनेकों वृत्तपत्र ने लगातार इस पर वृत्त दिए। 24 फरवरी 1911 के दिन हेग ने ब्रिटिश एम्पायर के सामने घुटने टेक दिए और सावरकर के खिलाफ अपना निकाल दे दिया। इससे फ्रांस में पहले से ही विविध कारणों से त्रस्त सरकार और बड़ी परेशानी में आ गई। फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर ब्रियांद पर कमजोर और ब्रिटिश सिंपथाइजर होने के आरोप लगे। 27 फरवरी को ब्रियांद की सरकार गिर गई। जर्मन वृत्तपत्रों ने इस पर बहुत ही तीखे और भड़क लेख भी लिखे। बर्लिन पोस्ट नाम के अखबार में हेग न्यायालय की सुनवाई की कठोर और तीखे शब्दों में निंदा की और फ्रांस को ब्रिटिशों का नौकर बताया।
मुंबई में 21 जुलाई 1910 को आने के बाद 10 सितंबर को सावरकर पर कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई और 24 दिसंबर को उनको दोषी करार देकर अंडमान में भेजा गया और उनको 50 साल की काला पानी की सज़ा सुनवाई गई। अगले साल 4 जुलाई 1911 को वो अंडमान के लिए रवाना हुए। महातेजस्वी सावरकर की ये अलौकिक शौर्य गाथा आज 113 साल बाद भी जनमानस में सुनी जाती है। ये ज्वलंत इतिहास को अगली पीढ़ी को जानना आवश्यक है और इस वीडियो का यही उद्देश्य है। धन्यवाद। ऐसे और अनेक विषय और घटनाएं ऐतिहासिक तथ्यों के साथ हम आगे देखेंगे। जल्द ही मिलेंगे किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।